हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशंस करना है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एमसीक्यूज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एमसीक्यूज को सिर्फ एज ए क्वेश्चन पढ़ना और उसका आंसर देख लेना इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। अगर आप एमसीक्यूज में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, रादर देन फाइंडिंग आउट दैट थिंग, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए हमेशा और उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अपने आंसर्स तक पहुंचिए। उसके बाद जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उन ऑप्शंस के थ्रू अपने आंसर्स को मैच करके फाइनल टिक करिए। एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए आपको थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। बिना थ्योरी पढ़े आप बिल्कुल भी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी उनको याद करें, कितना भी उनको रटें, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस, राइट। दूसरी चीज, जितने भी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, अगर आप उन चैनल्स के थ्रू पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको एमसीक्यूज के बारे में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप एमसीक्यूज को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से एमसीक्यूज को अप्रोच करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड होता है एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो हम सम हाउ थ्योरीज को लिख के मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है तो चलता है, बट इन केस ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पे कोई भी चांस गलत होने का नहीं होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारा ये पहला पार्ट, जो मॉड्यूल 4 डीसी मशीन से रिलेटेड एमसीक्यूज हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। हम डिफरेंट पार्ट्स में डीसी मशीन्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोग ये समझिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है आपको, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वेयर इज फील्ड वाइंडिंग माउंटेड इन ए डीसी मशीन। डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहाँ माउंटेड होती है? आपको पता है डीसी मशीन में दो टाइप की वाइंडिंग्स होती हैं, एक आर्मेचर वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर के ऊपर होती है, जो फील्ड वाइंडिंग है वो डीसी मशीन के स्टेशनरी पार्ट यानी कि स्टेटर के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो यू हैव टू सी देन एमसीक्यूज। ये जो ऑप्शंस हैं इनको आपको एक बार देखना है कि क्या ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटर है, रोटर है, देयर इज नो फील्ड वाइंडिंग मींस एब्सेंट होती है या फिर कहीं भी हो सकती है, तो करेक्ट आंसर विल बी स्टेटर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर ब्रशेस इन डीसी मशीन्स। ब्रशेस को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज होता है? एक्चुअली ब्रशेस को बनाने के लिए लो रेजिस्टिव मटेरियल का हमेशा यूज किया जाता है, जिसमें हमारे पास जो मटेरियल है ब्रशेस को बनाने का वो है कार्बन। आपने पढ़ा होगा डीसी मशीन्स के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में ब्रशेस कार्बन से बनाए जाते हैं, कार्बन ब्रशेस का यूज डीसी मशीन्स में होता है। ठीक है, वन मोर थिंग, मैं यहाँ पर एक चीज और आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर मेरे द्वारा समझाए गए जो उसका सॉल्यूशन है उसको देखिए और मैच करिए कि क्या दोनों चीजें मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर आपका करेक्ट है तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आपका गलत है तो फिर आपको उसको सीखना है एक्सप्लेनेशन के थ्रू, राइट। Third question है, in a DC machine, rectification process is carried out in order to get unidirectional output. This rectification process is carried out. आप सभी को पता होगा कि डीसी मशीन में रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि जब डीसी मशीन ईएमएफ जनरेट करती है तो वो एसी के फॉर्म में होता है। उसको एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको रेक्टिफाई करना होता है, और वो जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है वो कम्यूटेटर के थ्रू होती है। एंड यू मस्ट हैव स्टडीड कि कम्यूटेटर इज नोन एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसीलिए यहाँ पर हाफ वेव, फुल वेव और सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर का कोई यूज नहीं है, बिकॉज ऑल दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर्स। तो हमें मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन प्रोसेस से इस प्रोसेस को कैरिड आउट करना होता है। Next question is, which of the following part is used in construction of DC machine but not in AC machine? ऐसा कौन सा पार्ट है जो डीसी में होता है एसी मशीन्स में नहीं होता? आर्मेचर वाइंडिंग्स हर एक मशीन में पाई जाती है, एसी हो या डीसी हो। आर्मेचर वाइंडिंग मींस रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग भी हर एक मशीन में होती है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए फ्लक्स जो कि मशीन के ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल।
शाफ्ट हर एक मोटर में होती है, क्योंकि शाफ्ट के थ्रू हम मैकेनिकल वर्क जो भी करते हैं वो शाफ्ट के थ्रू होता है। बचता है कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर इज द पार्ट विच इज ओनली अवेलेबल इन डीसी मशीन एंड नॉट इन एसी। Next question, if a DC motor is connected to AC supply, what will happen? DC को अगर AC से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरह से सोचते हैं कि अगर आप AC सप्लाई को DC मशीन से कनेक्ट करोगे तो वहां पर मशीन के अंदर जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होती है, उस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस से आपका जो AC है दैट विल बी कन्वर्टेड टू DC, और DC कन्वर्जन होने के बाद वो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस से जो DC कन्वर्ट हुई है उससे आपका जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट नेचर का प्रोड्यूस होगा रादर देन अल्टरनेटिंग इन नेचर। उसकी वजह से देयर विल बी नो ईएमएफ प्रोड्यूस इन द मशीन, दैट मींस ईएमएफ विल बी जीरो। और अगर ईएमएफ जीरो होगा तो आपका मशीन का जो आर्मेचर करंट होता है वो होता है V माइनस E अपॉन RA। अगर आर्मेचर करंट को देखोगे, in this case when there is no EMF then armature current will become equals to V upon RA, where RA is very small, V is the DC supply या AC supply whatever you are using here. That means कि your armature current will be very high in this case, and if armature current will be very high in this machine then your machine will ultimately burn. उसका जो winding है वहां आपका insulation burn हो जाएगा, ultimately you can say कि your machine will burn. Sixth question, the armature of DC motor is laminated too. Laminations किस लिए यूज करते हैं? हम सभी को याद होना चाहिए कि जब भी हम laminations का यूज करते हैं तो हमेशा एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं। तो एडी करंट लॉसेस के रिड्यूस करने के लिए laminations का यूज किया जाता है। Why are the DC motors preferred for traction application? Traction means railways applications, right? Traction जहां पर भी यूज होता है, you must understand कि ये रेलवे का एप्लीकेशन है। रेलवेज में हम DC मोटर्स को क्यों यूज करते हैं रादर देन आप DC मोटर्स की जगह DC सीरीज मोटर से भी यहाँ समझ सकते हैं, बिकॉज ट्रैक्शंस में DC सीरीज मोटर का यूज होता है। तो क्या कारण है कि ये यूज होता है? तो लेट अस सी व्हाट आर द ऑप्शंस। टॉर्क एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ठीक है। Torque and speed is inversely proportional to armature current. Torque is proportional to armature current. Torque is proportional to square root of the armature current, and the speed is inversely proportional to the torque 1 upon T, and torque is proportional to the square of the current. So which one is option is correct? एक्चुअली अगर आपने थोड़ा सा डीसी सीरीज मोटर को समझा हो तो डीसी सीरीज मोटर में आपको पता होगा कि कभी भी डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि डीसी सीरीज मोटर नो लोड के केस में बहुत हाई स्पीड अटेन कर सकती है। ये इसका स्पीड टॉर्क कर्व है, यू कैन सी हियर व्हेन देयर इज नो टॉर्क और वेरी लेस टॉर्क द स्पीड इज वेरी हाई। इसका सिंपल सा मतलब है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। सेकेंड थिंग इज डीसी सीरीज मोटर में आपका ये टॉर्क जो है, टॉर्क आपको पता है प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स इनटू करंट के, एंड डीसी सीरीज मोटर में फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है करंट के। दैट मींस कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। दैट मींस कि हमारा फोर्थ वाला जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि डीसी सीरीज मोटर इज सुटेबल इन ट्रैक्शन एप्लीकेशंस, एंड रीजन इज द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। Eighth question, which one of the following load application normally needs starting torque more than the rated torque? Starting torque more than the rated torque, इसका मतलब ये है कि जब मशीन स्टार्ट होगी लोड पे तो उसको बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, जबकि मोटर का रेटेड टॉर्क उससे कम होना चाहिए। तो कौन सा एप्लीकेशन है? इसमें आप देखेंगे जो ब्लोअर्स हैं वो एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड पर चलते हैं, उसको कोई बहुत ज्यादा लोड की जरूरत नहीं पड़ती है। एयर कंप्रेसर्स का भी सेम वही केस है, उनको भी बहुत ज्यादा हाई टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर आल्सो द सेम केस, ओनली द कन्वेयर इज द एप्लीकेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड ए वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि कन्वेयर्स पे आपको एकदम से हाई लोड को चलाने के लिए एक स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है जो मोटर के रेटेड टॉर्क से ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मोटर आर प्रेफर्ड फॉर लेथ? लेथ मशीन का नॉलेज आपको होगा कि जो लेथ मशीन्स हैं वो मैकेनिकल वर्क करने के काम में आती हैं, और जो लेथ है वो एक कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन है जिसपे हमेशा लोड कांस्टेंट चलता है। आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें ताकि आप सुटेबल आंसर्स को चूज कर सकें। अब आप इन चार मशीन्स जो ऑप्शंस में दी गई हैं इनको आप देखेंगे। डीसी शंट मोटर एक ऐसा मशीन है जो कांस्टेंट स्पीड पर चलता है और लो टॉर्क एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल है। Squirrel cage induction motor is a type of induction three-phase induction motor which is also a constant running machine and also works on the low load applications. Synchronous motor runs on
एक कांस्टेंट स्पीड, बट इसका जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज नॉट दैट मच गुड, जो कि आपका इंडक्शन मोटर और शंट मोटर का होता है। और डी ऑप्शन है शंट मोटर एंड स्क्विरल केज बोथ मशीन्स। तो एक्चुअल में लेथ मशीन को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ डीसी शंट और स्क्विरल केज दोनों ही टाइप की मशीन्स का यूज कर सकते हो। रीजन मैंने अभी आपको बताया कि बोथ मशीन्स रन्स ऑन द कांस्टेंट स्पीड, और जो भी टॉर्क है लेथ का, उस टॉर्क के लिए दोनों मशीन सुटेबल है, बिकॉज दोनों मशीन एक कांस्टेंट लोड को आसानी से चला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउअडेज डीसी मोटर्स आर वाइडली यूज्ड ओनली इन। आजकल क्या है, डीसी मशीन्स को बहुत ज्यादा यूज में नहीं लाया जाता। रीजन बीइंग ब्रशेज और कम्यूटेटर की वजह से इनका मेंटेनेंस का बहुत बड़ा एक इशू है, जिस वजह से डीसी मोटर्स को रिप्लेस कर दिया गया है इंडक्शन मोटर से। लेकिन स्टिल डीसी मोटर्स का एक वाइड एप्लीकेशंस आज भी हमें देखने को मिलता है, और वो है ट्रैक्शन एप्लीकेशंस, यानी कि रेलवेज में डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि डीसी मोटर्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है कि उसकी वेरिएबल स्पीड को आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर्मेचर कंट्रोल एंड फील्ड कंट्रोल। दोनों को सेपरेटली कंट्रोल करके यू कैन अचीव ए वेरिएबल स्पीड इन वाइड रेंज, which is little bit complex and difficult in case of other AC machines. That is why DC series motors are used in electrical traction applications. For which of the following operations a DC motor is preferred over an AC motor? Low speed operation, high speed operation, variable speed operation and fixed speed operation. अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया डीसी मोटर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। आप उस मशीन की स्पीड को बहुत फाइन कंट्रोलिंग कर सकते हो, जो भी डिजायर्ड स्पीड है उस पे अचीव कर सकते हो डीसी मोटर को। तो दैट इज व्हाई वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नंबर ऑफ द ब्रशेस इन लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं, और अगर वेव वाइंडिंग की बात करें तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स शुड बी इक्वल्स टू 2। तो कितने नंबर ऑफ ब्रशेस की जरूरत पड़ती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक्चुअल में मशीन के अंदर जितने भी पैरेलल पाथ्स होंगे उतने ही हमें नंबर ऑफ ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी। दैट मींस अगर लैप वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, वेव है तो नंबर ऑफ 2 के बराबर, राइट। तो इन दिस केस वी हैव सेम एज नंबर ऑफ पोल्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। Next question is, in DC generator, current is fed up to the external circuit from armature through. DC generator से जो current हम लेते हैं लोड कनेक्ट करने के लिए, वो किस पर्टिकुलर पार्ट के थ्रू लिया जाता है? कम्यूटेटर, डायरेक्ट वायर, स्लिप रिंग्स, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। स्लिप रिंग्स डीसी में यूज नहीं होती, वो एसी मोटर में, इंडक्शन मोटर्स में यूज करते हैं। डायरेक्ट वायर्स का हम यूज नहीं करते, क्योंकि डीसी मोटर से करंट को हम सप्लाई करने के लिए, लेने के लिए ब्रशेस एंड कम्यूटेटर का यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज कम्यूटेटर। व्हाट विल हैपन इफ डीसी शंट मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई? एसी सप्लाई से करने के बाद क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो अभी शायद ऐसा ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो रीजन मैंने आपको बताया था, आर्मेचर करंट विल बी वेरी वेरी हाई इन दिस केस व्हेन एसी विल बी कनेक्टेड, बिकॉज ईएमएफ विल नॉट बी जनरेटेड इन डीसी मशीन। और बैक ईएमएफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर दोनों ही टाइप की मशीन्स में होता है, इसलिए करंट हाई होने के कारण आपका जो मशीन है वो बर्न हो जाएगा ड्यू टू द एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस इन द फील्ड वाइंडिंग। What will happen if the back EMF of a DC motor vanishes suddenly? एकदम से अगर बैक EMF जीरो हो जाए, बैक EMF को जीरो कर दीजिए, अगेन द सेम थिंग इज IA is V minus E upon RA, E has been zero, तो IA will become V upon RA, that means कि आपका जो करंट है वो बहुत हाई हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो आर्मेचर है दैट विल बर्न। तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा, आर्मेचर विल बर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will happen with the increase in speed of DC motor? अगर मोटर की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? So in this case we are increasing speed. स्पीड बढ़ने से आपको पता है EMF होता है proportional to your speed, that means कि your EMF will increase. करंट का वैल्यू होता है V minus E upon RA. If E will increase, the difference of V minus E will less, और बिकॉज ऑफ दिस V minus E डिफरेंस विल लेस, करंट विल डिक्रीज। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, EMF बढ़ रहा है और करंट फॉल हो रहा है। कौन सा करंट फॉल हो रहा है, आर्मेचर करंट।
जबकि ऑप्शंस में लाइन करंट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो आर्मेचर करंट फॉल हो रहा है उसके फॉल होने की वजह से आपका लाइन करंट भी फॉल होगा, क्योंकि लाइन करंट होता है IA plus ISH. ISH is always constant because a constant supply voltage is being supplied to the machine. So with the decrease in armature current, line current will also fall. That means your back EMF will increase, but line current will fall. Which part will surely tell that given motor is DC and not an AC type? कौन से पार्ट से हमें पता चलता है कि जो मशीन है वो डीसी है, एसी नहीं है? तो आंसर इज कम्यूटेटर, right? Because commutator is the part which is only available in case of DC machines. Next question, in DC motor which of the following part can sustain the maximum temperature rise? कौन सा ऐसा पार्ट है मशीन में जो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है? तो बेसिकली हाई टेम्परेचर को सस्टेन करने वाला पार्ट एक ऐसी जगह पर लोकेटेड होना चाहिए जहां पर उसको लगातार कूलिंग मिलती रहे। अगर कूलिंग नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और खराब हो जाएगा। अगर इन चार ऑप्शंस में हम देखें तो स्लिप रिंग्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीसी मशीन, armature winding is inside of the machine on the armature, commutator is also inside the machine, field winding is the part which is located outside of the machine, यानी कि स्टेटर पार्ट के अंदर वाले पोर्शन पे सर्कमफेरेंस पे ये फील्ड वाइंडिंग्स होती है, और यही वो पार्ट है जो मैक्सिमम टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, क्योंकि इस पार्ट को लगातार कूलिंग मिलती रहती है आउटसाइड ऑफ एटमॉस्फेयर से। Next question is, direction of rotation of motor is determined by Faraday's law, Lenz law, Coulomb's law, Fleming's left hand rule. तो आपको पता ही होगा कि फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जो मशीन को रोटेट करने के लिए हेल्पफुल है, जबकि बाकी के जो तीन लॉज हैं वो किसी भी तरह से मोटर के रोटेशन से अलाइन नहीं करते हैं। तो इन दिस केस आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Next question, the current drawn by the armature of DC motor is directly proportional to, current drawn, करंट की बात हो रही है IA की, वो किसके प्रोपोर्शनल है? क्या वो टॉर्क के प्रोपोर्शनल है, क्या वो स्पीड के प्रोपोर्शनल है, क्या वो वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल के प्रोपोर्शनल है, या फिर यू कैन नॉट से अबाउट दिस? तो आपको एक रिलेशन पता होगा डीसी मशीन का, वो होता है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई IA, जिसमें फाई फ्लक्स है, IA आर्मेचर करंट होता है। फॉर ए डीसी मोटर फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज कांस्टेंट। अगर आपको मोटर को कंट्रोल भी करना है, स्पीड कंट्रोल भी करना है, तो आप हमेशा फ्लक्स को एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी ट्रीट करके चलते हैं, क्योंकि स्पीड आपका EMF अपॉन फाई के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। इफ यू चेंज एनीथिंग इन दिस फ्लक्स योर स्पीड विल इंक्रीज बियॉन्ड द रेटेड स्पीड, राइट? फ्लक्स को रिड्यूस करके आप स्पीड को बियॉन्ड द रेटेड स्पीड बढ़ा सकते हो, जबकि अगर फ्लक्स को आप कांस्टेंट रखते हो और ई को आप कम करते हो तो स्पीड को रेटेड स्पीड से कम स्पीड तक चला सकते हो। दैट मीन्स कि एक प्रॉपर बेटर ऑपरेशन के लिए आप मोटर को जीरो से लेके उसकी रेटेड स्पीड के बीच में ही स्पीड कंट्रोल करते हो विदाउट चेंजिंग इन दिस फ्लक्स। अगर आपको एक रिलायबल ऑपरेशन की जरूरत है तो इन दैट केस अगर फ्लक्स को यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो करंट विल बिकम प्रोपोर्शनल टू योर टॉर्क। दैट मीन्स की करेक्ट आंसर विल बी टॉर्क हियर। शिट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which power is mentioned on a name plate of a motor? मोटर की जो नेम प्लेट होती है उस पे उसकी सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं कि वो कितना वोल्टेज का है, कितना करंट लेगा, उसका रेजिस्टेंस आर्मेचर का कितना है, वगैरह वगैरह ये सब चीजें। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पावर मोटर के नेम प्लेट पे लिखा होना चाहिए। आपके पास है ग्रॉस पावर, पावर इन केवीए, पावर इन किलोवाट, आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। तो केवीए में तो मोटर रेट होते ही नहीं है, तो केवीए को वहां से काट दीजिए। पावर ड्रॉन इन किलोवाट इज समथिंग जो मोटर पावर को सप्लाई से ले रहा है, दैट शुड नॉट बी ऑन द नेम प्लेट, क्योंकि मोटर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली मोटर के आउटपुट से हमें मतलब है कि मोटर हमें कितना आउटपुट देने वाला है। दैट शुड बी मेंशन्ड ऑन द नेम प्लेट सो दैट वी कैन सी हाउ मच द मोटर इज कैपेबल टू डू वर्क। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी पार्ट, जिसमें लिखा है आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट, शाफ्ट पे कितना पावर अवेलेबल है। Next question, in DC machines the residual magnetism is present, the order of residual magnetism is। residual magnetism वो चीज होती है जब मोटर ऑपरेट करता है तो उसके मोटर के मटेरियल में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करती हैं।
तो ये पूछ रहे हैं कि कितना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। तो एक्चुअल में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म किसी भी मशीन में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा होता है तो आपका मशीन मैग्नेटिक लॉकिंग की प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, जिससे कि अगली बार जब आप मशीन चलाने जाएं तो मशीन आपका घूमे ही नहीं। इसीलिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, लेकिन जीरो भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा, तो इट शुड बी minimum as possible. So in case of DC machine, 2 to 3% is the only residual magnetism should be present in case of DC machines, which is helpful to excite the machines, जो कि मशीन को फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। Which of the following motor is used where high starting torque and wide speed range control is required? ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ऑल मोटर्स, मतलब किसी भी मोटर को यूज कर सकते हैं, दैट शुड नॉट बी पॉसिबल। इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर। इंडक्शन मोटर्स को हम हर उन जगह पर यूज नहीं कर सकते जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क और वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल की जरूरत है। सिंक्रोनस मोटर के साथ भी यही एक इश्यू है कि वहां पर वाइड स्पीड कंट्रोल हम नहीं ऑब्टेन कर सकते, दैट इज प्रॉब्लम फॉर सिंक्रोनस मशीन। तो करेक्ट आंसर शुड बी डीसी मोटर। इसमें डीसी सीरीज मोटर जो आपको पता ही है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको ऑफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will happen to torque if back EMF and speed of the DC motor is doubled? टॉर्क के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर बैक EMF और स्पीड दोनों चीजों को डबल कर दिया जाए तो टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि EMF को भी डबल कर दिया गया है, 2 टाइम्स हो गया है, और स्पीड भी 2 टाइम्स हो गई है। आपको पता है कि EMF और स्पीड दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर आप दोनों को डबल करोगे तो 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कि बोथ विल रिमेन सेम। और जब तक ये दोनों सेम है तब तक आर्मेचर का करंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और सिंस आर्मेचर करंट इज अनचेंज्ड दैट मीन्स टॉर्क विल आल्सो रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो आपका जो टॉर्क है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड हियर। At the instant of starting, when a DC motor is put on supply, it will behave like, मतलब डीसी मशीन स्टार्टिंग के टाइम पर कैसा बिहेव करती है। स्टार्टिंग के टाइम पर मशीन की जो स्पीड है वो लो होती है, बिकॉज ऑफ लो स्पीड ईएमएफ विल आल्सो बी लो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर्मेचर करंट V माइनस ई अपॉन आर ए में अगर E की वैल्यू लो है तो V माइनस ई का जो डिफरेंस है दैट विल बी लार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट विल बी हाई। ठीक है, और करंट हाई किस केस में होता है? करंट हाई होता है लो रेजिस्टिव सर्किट्स के केस में, राइट? तो इट विल बिहेव लाइक ए लो रेजिस्टिव सर्किट। Next question, all others are advantages of DC motor over AC motor except low cost, wide speed range, stability, high starting torque. High starting torque आप DC series motor में obtain कर सकते हो। DC machines are stable, they can work perfectly with any type of load with the stability point of view. Wide speed range we can easily avail with the help of armature current control and field control. लो कॉस्ट इज द थिंग जो डीसी मोटर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज एसी मोटर्स आर cheaper than the DC machines, so this is not an advantage of DC machines. Torque developed by a DC motor depends upon magnetic field B, active length L, current flowing through the conductor I, current length, number of conductors, magnetic field and all. ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। टॉर्क आपका फ्लक्स डेंसिटी यानी कि फील्ड के ऊपर भी, लेंथ के ऊपर भी, करंट के ऊपर भी। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन ऑल द क्वांटिटीज। Why field winding of a DC series motor is provided with thick wire? DC series machines में वाइंडिंग का वायर थिक क्यों होता है? आपको पता है डीसी सीरीज मोटर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप इसमें देखते हैं कि जितना भी करंट मशीन से फ्लो कर रहा है दैट इज इन सीरीज सर्किट सेम करंट होगा। दैट मीन्स कि जो भी लोड करंट की बात करें या फिर फील्ड करंट की बात करें या आर्मेचर करंट की बात करें, ऑल आर सेम। दैट सिंपली मीन्स कि फील्ड वाइंडिंग से एक हाई करंट फ्लो होने वाला है, और उस हाई करंट के फ्लो को सिंपली फ्लो कराने के लिए विदाउट एनी हीटिंग, एक्सेसिव हीटिंग, फील्ड वाइंडिंग का जो वायर है वो थिक रखा जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस फील्ड वाइंडिंग, जिसके कारण ड्रॉप्स बढ़ जाएंगे, और ड्रॉप्स बढ़ने से मशीन की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। सो अल्टीमेटली ये लार्ज लोड करंट को कैरी करता है, इसी वजह से सीरीज मोटर का जो वाइंडिंग्स है वो थिक वायर रखा गया है।
Next question, armature windings are mounted on stator, rotor, can be mounted anywhere or not required. So obviously armature winding armature के ऊपर होती हैं और डीसी मशीन में आर्मेचर को रोटर कहा डीसी मशीन में रोटर को आर्मेचर कहा जाता है. So this will be the correct answer. Next question, what is the relation between number of parallel paths and number of poles in case of lap winding? Lap winding में आपका A is equals to P होता है, wave winding में A is equals to 2 होता है. तो you should keep this thing in mind कि दोनों केसेस में कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आपके बनते हैं. ठीक है, तो for this part of MCQs related to DC machines, 30 questions we have discussed. I hope कि all those questions are clear to you all. You can easily कीप द एक्सप्लेनेशन इन योर माइंड. आप अच्छे से उनके आंसर्स को समझ पाए होंगे कि वो क्वेश्चंस के आंसर्स जो हमने चूज किए हैं वो क्यों हैं. बिकॉज एमसीक्यूज में करेक्ट आंसर फाइंड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका लॉजिक, उसका एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए. तो आप किन्हीं भी 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर्स ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट एट ऑल श्योर कि यही सेम क्वेश्चन, यही सेम 4 ऑप्शंस आपको हमेशा मिलेंगे. ऑप्शंस बदले जा सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम, या फिर लॉजिक विल ऑलवेज रिमेन सेम. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को दूसरे स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस एग्जाम टाइम में आप सभी को इन वीडियो से हेल्प मिल सके. एंड चैनल पर बने रहें, आगे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलने वाले हैं जिसमें आप एमसीक्यूज को समझेंगे. राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.